हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चे, टुडे इज़ द पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर नंबर 2। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी करा लिया। नहीं देखा है जाके देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज पार्ट 3 पढ़ेंगे, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला बेटा हमारा टॉपिक है कैपिटल रिसीट। क्या है कैपिटल रिसीट? देखो, इसको पढ़ने से पहले ना हम लोग समझते हैं कि क्या होता है कैपिटल रिसीट। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक बिज़नेस है। ठीक है, आपने अपने बिज़नेस आपका बिज़नेस नॉर्मल रेगुलर चल रहा है। ठीक है, आपके पास एक पुराना मशीन है। ठीक है, उसको आपने बेचा। मशीनरी क्या है आपके पास? पुराना मशीन है, उसको आपने बेचा 20,000 रुपये में। कितना में बेचा? 20,000 रुपये में। तो ये जो 20,000 रुपये जो अचानक आया ना बेचने के बाद, ठीक है, अब मशीनरी क्या था आपका बेटा? एसेट था ना। ठीक है, तो ये 20,000 रुपये जो आपके पास आया, तो ये तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आया आया ना, लेकिन क्या गया? एसेट चला गया। तो कैपिटल रिसीट का मतलब होता है कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आए बीच बीच में, तो ये बीच बीच में, रेगुलर नहीं, रेकरिंग नहीं है, रेगुलर नहीं आता है पैसा, बीच बीच में आता है। ठीक है, मान लो आपने लोन ले लिया तो पैसा आया। ठीक है, मान लो जो ओनर होता है वो पैसा लगा दिया फिर से। ठीक है, तो पैसा आया। ठीक है, सामान बेच दिया तो पैसा आया। तो बीच बीच में जब ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये आपने एसेट क्यों बताया? तो बेटा एक चीज़ याद रखना कि कैपिटल रिसीट में हमेशा एसेट कम होता है। ठीक है, कैसे यहाँ पे पैसा आया? भाई मशीनरी को बेच के ना पैसा आया, तो एसेट तो चला गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने लोन लिया 2 लाख रुपए। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या आया? पैसा आया, अचानक पैसा आया। ठीक है, लेकिन क्या बढ़ाया? आपके लायबिलिटी को बढ़ा दिया। बढ़ाया ना लायबिलिटी। कैसे? क्योंकि ये तो आपको चुकाना पड़ेगा, राइट। अगर ओनर पैसा लगाता है तो वो भी लायबिलिटी बढ़ता है, तो आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट क्या होता है? कैपिटल रिसीट आर अमाउंट रिसीव्ड बाय द बिजनेस। कैपिटल रिसीट क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड बाय द बिजनेस दैट इंक्रीजेज लायबिलिटी। लायबिलिटी को बढ़ाता है और एसेट को कम कर देता है। लायबिलिटी को बढ़ा के और एसेट को कम करके, एसेट मेरे पास था, मैंने बेच दिया, पैसा आ गया। ठीक है, मैंने लोन ले लिया, पैसा आ गया, तो लोन लेने से लायबिलिटी बढ़ गया, सामान बेचने से एसेट घट गया। ठीक है, वैसे करने से आपका जब अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। दे आर जनरली नॉन रिकरिंग, मतलब रेगुलर नहीं होता, कभी कभार मान लो 1 साल में एक बार हो गया तो। एंड दैट अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इट अपीयर्स ऑन द बैलेंस शीट। जब हम लोग बाद में बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि लायबिलिटी बढ़ रहा है कि एसेट घट रहा है, वो डिपेंड करता है, लेकिन दिखाते कहाँ है? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ? ओनर ब्रिंगिंग कैपिटल इनटू बिजनेस। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ओनर अलग, बिजनेस अलग होता है। तो ओनर जब भी बिजनेस में पैसा लेके आता है तो ओनर लायबिलिटी हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ऑर्गेनाइजेशन में तो पैसा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आता है लेकिन लायबिलिटी बढ़ता है ना। ठीक है, यहाँ देखो, सेल ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब अगर करेंगे, मशीनरी बिल्डिंग बेचेंगे तो पैसा तो आएगा लेकिन एसेट कम हो जाएगा। तो सिंपल सा एक चीज़ याद रखना, कैपिटल रिसीट का मतलब होता है अचानक से अगर कोई सामान हमने बेचा या लोन लिया, जो अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन में आता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। समझ आया? और ये बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी का दूसरा ब्रदर, इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट में क्या होता है? अमाउंट रेवेन्यू रिसीट और अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। और वहाँ पर हमने क्या पढ़ा? वो नॉन रेकरिंग था, हमेशा वैसा पैसा नहीं आता। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू रिसीट में हमेशा वैसा पैसा आता है रेगुलर बेसिस पे। सो रेवेन्यू रिसीट और अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग ए नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, दे आर रिकरिंग एंड अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट होता है, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनेगा ना, उसमें हम लोग रेवेन्यू रिसीट को दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमने सामान बेचा, सिंपल, हमारा सामान खरीदने बेचने का बिजनेस है, हमने सामान को बेच दिया, पैसा आ गया, रेवेन्यू रिसीट है। कमीशन रिसीव हुआ, रिसीट है, पैसा रिसीव होता है यहाँ। ठीक है, रेवेन्यू रिसीव, रिसीट बोलते हैं ना, रिसीव मतलब मिलना। ठीक है, रिसीव करना। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, ये सब रेगुलर होता है। किसी अपने भाड़े पे दे दिया, ठीक है, अपना कोई फ्लैट दे दिया भाड़े पे, उससे आपको पैसा मिल रहा है, आपका बिजनेस है वो, तो वो तो आपका रेगुलर बेसिस में मिल रहा है, तो वो हो गया रेवेन्यू रिसीट। समझ आ गया? मान लो घर आपको बेचना था,
ठीक है, आप सोच रहे आपका बिजनेस चल रहा है, आपके पास एक और प्रॉपर्टी, उसको आपने बेच दिया, ठीक है, वो पैसा को बेच के आपने बिजनेस में लगा दिया, तो बिजनेस में अगर लगाया तो वो हो जाता है कैपिटल रिसीट। समझ आया? ठीक है, तो याद रखना रेवेन्यू रिसीट को बेटा हम लोग कहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट में, तो कैपिटल रिसीट को कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग एंड पीएल में दिखाएंगे, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस आपका दिमाग घूम रहा हो क्या होता है, हम लोग बाद में एकदम ऐसा डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको पूरा दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, चलो अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो पढ़े थे हम लोग कैपिटल रिसीट, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, ठीक है, एक्सपेंडिचर जहाँ पैसा लगाते हैं, इनकर्ड टू परचेज और इम्प्रूव फिक्स एसेट्स। ठीक है, वहाँ हमें क्या पैसा मिल रहा था, यहाँ हमें पैसा लगाना पड़ रहा है। कहाँ, कोई सामान ठीक करवा रहे हैं, हाँ देखो हर दिन तो हम कोई सामान ठीक नहीं करवाएंगे, मान लो एक मशीनरी है, हम उसको हर दिन तो ठीक नहीं करवा रहे हैं, हर साल में एक बार उसको ठीक करा रहे हैं, उसमें जो पैसा लग रहा है एक्सपेंडिचर, मतलब यहाँ पे ऐसा मोटा अमाउंट जो एक्सपेंडिचर हो रहा है पर रेगुलर नहीं होता। ठीक है, पैसा लग रहा है पर रेगुलर नहीं लग रहा, ये भी हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू परचेज, ठीक है, और इम्प्रूव फिक्स एसेट्स। मान लो हमने बिजनेस के लिए एक मशीनरी खरीदा, तो क्या रोज़ मशीनरी खरीद रहे? नहीं ना। ठीक है, तो अपने मोटा पैसा कब लगाए, एक बार लगाया, आपको पता है कि उसका वो बहुत 10-12 साल 20 साल चलेगा, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर करना मतलब खर्च करना, पैसे लगाना, ठीक है, बिजनेस में, लेकिन रेगुलर नहीं, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल, आपने मशीनरी खरीद लिया, आपने फर्नीचर खरीद लिया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर ली, ठीक है, कोई रिपेयर करा लिया, इसको तो रेगुलर नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर डेली ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। डेली ऑपरेशन में जो हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ठीक है, डेली बेस में जो हमारे खर्चे होते हैं उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। किसी को सैलरी देना, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, रिपेयर मेंटेन कराना, ये सब रेवेन्यू रिसीट के अंदर आता है, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, ये हमेशा होता है रेगुलर बेसिस पे। ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी इसमें दिक्कत होगा, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करना, मैं आपको फिर से बता दूँगी, वो अच्छे तरीके से एक और वीडियो में ला के बताऊँगी, ठीक है, एग्जाम्पल्स के बाद। चलो नेक्स्ट बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी है एक छोटा सा टॉपिक है, सिंपल है। ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है बेटा जिस जो कि ना रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, रेवेन्यू नेचर का है, इसका मतलब क्या है कि इसका बेनिफिट हम लोग को आते रहता है। ठीक है, जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट किया, ठीक है, छोटे मोटे खर्चे किए, बहुत एडवर्टाइजमेंट कर लिया, रिसर्च में एक्सपेंस लगाया, प्रमोशन किया, इसका फ़ायदा कब मिलेगा, बाद में मिलता है ना। तो एक तरह का एक्सपेंडिचर है, लेकिन रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अमूल बटर, राइट, तो अगर ये अमूल बटर का हैवी एडवर्टाइजमेंट नहीं होता तो लोगों को पता रहता है कि अमूल बटर होता है, पतंजलि का आइटम इतना बिकता है, इतना सामान बिकता है, लोगों को पता चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट हुआ तब ना, तो वो सब का फ़ायदा तुरंत मिलता है, सब लोग एक ही दिन में खरीद लेते हैं, नहीं, धीरे धीरे बेस बनता है तब लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो डेवर्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब वो फ़ायदा हमें आने वाले सालों में मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा आप छोटे छोटे कुछ टर्म्स है देख लो, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मीन्स गुड्स अवेलेबल विद अ बिजनेस फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर डेट। उस डेट में जो सामान हमारे पास सेल करने के लिए रखा हुआ है उसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक दो तरह के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब बोलते हैं ना बिजनेस का ओपनिंग स्टॉक है, मतलब बिजनेस जब हम चालू कर रहे हैं, ठीक है, एक हर साल का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होता है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अभी नहीं, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तब देखो, जब आप पर्टिकुलर ईयर का, अकाउंटिंग ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर का आप जब बनाओगे, ठीक है, जब बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है, पीएल बनाओगे, तो ना उस समय क्या होगा, ठीक है, जब क्रेडिट पीएल बनाओगे उस समय क्या होगा कि आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक काम आएगा। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि साल की शुरुआत में आपके पास कितना स्टॉक है, ठीक है। क्लोजिंग का मतलब होता है कि साल के ख़त्म होने पे आपका कितना स्टॉक बचा हुआ, उसी को बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। फॉर एग्जांपल, अ क्लोथ शॉप हैज़ 100 शर्ट रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड, तो वो शर्ट क्या होगा, दी शर्ट और क्लोजिंग स्टॉक्स। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है कि गुड्स परचेज और मैन्युफैक्चर्ड स्पेशली फॉर रीसेल, जिसको रीसेल करने के लिए गुड्स को बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अ मोबाइल शॉप, मोबाइल फोन्स आर अवेलेबल फॉर रीसेल आर स्टॉक इन ट्रेड।
ठीक है, आगे चले। फिर होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है इट मीन्स ऑल गुड्स एंड मटेरियल हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर सेल और प्रोडक्शन। ठीक है, सिंपल है, सामान को बनाने के लिए या बेचने के लिए जो जो गुड्स और मटेरियल चाहिए उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। इसे एग्जांपल देख लेते हैं। एक फर्नीचर के फैक्ट्री में हम लोग गए, ठीक है, तो फर्नीचर के फैक्ट्री में हमें क्या मिलेगा, लकड़ी मिलेगी। तो लकड़ी हमारा क्या हो गया, रॉ मटेरियल। क्या हो गया, यहाँ देखो रॉ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद जब लकड़ी से आधा टेबल बन जाता है तो वो तो वर्क इन प्रोग्रेस, तब काम चल रहा है, ठीक है। जब रेडी हो गया टेबल तो उसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। और सबको मिला देंगे तो बनेगा तुम्हारा इन्वेंट्री। समझ में आया, डाउट है, ठीक है। चले नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है बेटा ट्रेड रिसीवेबल। क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, देखो दो चीज़ याद रखना, रिसीवेबल में पैसा आता है, पेबल में पैसा जाता है। इसे बाद वाला में देखेंगे, पेबल है, यहाँ पेबल है आएगा, ठीक है, ट्रेड पेबल, ठीक है। तो रिसीवेबल में पैसा आता है, तो रिसीवेबल दो चीज़ से बनता है, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, दो चीज़ को मैच करके बनता है। एक बनता है डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। क्या बनता है, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल आर द सम टू बी रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है, ट्रेड का मतलब बिजनेस, पता है आपको, बाइंग एंड सेलिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज, अब बीएसटी में पढ़ा होगा, ठीक है। सो ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस। तो बिजनेस से जो हमें पैसा मिला, जो हमें कस्टमर से पैसा मिलेगा, जब हम सामान बेचेंगे तो पैसा मिलेगा ना, ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, लेकिन क्रेडिट पे, ठीक है। जब हम किसी को, कोई कस्टमर को क्रेडिट में सामान बेचते हैं और वो सामान जो है, वो सामान तो लेके चला आता है लेकिन उसका पैसा क्या करता है, बाद में देता है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल दो चीज़ से बनता है, एक डेटर से, एक बिल्स रिसीवेबल से। तो डेटर का मतलब होता है जब हम कस्टमर को सामान बेचते हैं और कस्टमर उसके, जब हम कस्टमर को सामान उधार में बेचते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, डेटर। क्या बन जाता है, डेटा। इसका मतलब क्यों, क्योंकि हमको उससे पैसा मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब राम परचेज गुड्स ऑफ 5000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम शॉपकीपर। तो राम क्या हो गया, डेटर हो गया, किसका, शॉपकीपर का। क्यों, क्योंकि राम से उसको पैसा मिलेगा, तो जिससे मिलेगा वो डेटर बन जाता है, ठीक है। उसी तरह आता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है बेटा कि एक रिटर्न प्रॉमिस करते हैं हम कि हम ये महीना के बाद तुमको या फिर इस डेट पे तुमको हम पैसा दे देंगे, ठीक है। सो रिटर्न promises received from customer to pay money on a fixed future date, ठीक है। फिक्स्ड फ्यूचर डेट में पैसा पे करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं तुम्हारा बिल्स रिसीवेबल। फॉर एग्जाम्पल, मोहन साइंस अ बिल प्रॉमिसिंग टू पे ₹10,000 आफ्टर 3 months, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल एक रिटर्न प्रॉमिस है, और डेटर का मतलब होता है जिसको हम उधर सामान बेचते हैं उससे जब हमें पैसा मिलेगा तो दैट पर्सन विल बी आर डेटर। उसको डेप्टर नहीं बोलते, उसको डेटर बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलें। उसी तरह आता है बेटा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल दो चीज़ से बनता है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल आर द अमाउंट पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब होता है कि कितने, देखो रिसीवेबल मतलब पैसा मिलना, तो पेबल मतलब पे करना, ठीक है, कि अमाउंट जो भी हमें पे करना है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जो हमने मतलब बिजनेस में, मान लो क्रेडिट में उधार में सामान खरीदता है ना भाई, ठीक है, तो उधार में सामान जो खरीदा उसका जो पे करना है, ठीक है, तो उस केस में उसको बोलेंगे ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल आर टू टाइप्स, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर का मतलब होता है, अ क्रेडिटर इज अ पर्सन और बिजनेस टू हुम मनी इज ओड टू क्रेडिट परचेज। सिंपल सा चीज़ है, मान लो हम बिजनेस मैन है, पूरा लिमिटेड नंबर बिजनेस है, मैंने सामान खरीदा उधारी में, मैं नहीं खरीदा, हमको उसको पे करना पड़ेगा, तो आई एम द क्रेडिटर। समझ में आया, ठीक है। एग्जाम्पल, अ बिजनेस बाइज गुड्स फ्रॉम राज ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो राज ट्रेडर जो है वो क्रेडिटर बन जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल है, जो आगे वाला आदमी रहता है वही क्रेडिटर बनता है, वही डेटर भी बनता है, पैसा मिलेगा तो डेटर हमको देना होगा तो क्रेडिटर, ठीक है। समझ में आया, अगर बिजनेस पे करता है तो क्रेडिटर हो जाता है, अगर उसको मिलेगा तो डेटर बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह बिल्स पेबल भी एक बार देख लेते हैं। बिल्स पेबल मतलब उसमें लिखा रहता है, प्रॉमिस किया रहता है इस डेट में हम तुमको पैसा दे देंगे, बिजनेस पैसा दे देगा, ठीक है। वहाँ रिसीवेबल में हम लोगों को पैसे दे रहे थे, यहाँ पर नहीं, रिसीवेबल में लोग हमें पैसा दे रहे थे, और बिल्स पेबल में हम लोगों को पैसा देंगे जिससे हमने क्रेडिट में सामान खरीदा है। सो अ बिजनेस साइंस अ बिल प्रॉमिसिंग टू पे 12,000 आफ्टर 3 months, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बेटा गुड्स।
गुड्स क्या होता है, बहुत बार सुनोगे गुड्स, ठीक है, 11th और 12th पूरा गुड्स ही गुड्स सुनोगे। सो गुड्स आर आइटम परचेज फॉर रीसेल इन बिजनेस। एग्जाम्पल, अ शॉपकीपर मोबाइल शॉप परचेजिंग मोबाइल्स फॉर सेलिंग, ठीक है, तो उसे गुड्स हो गया। ठीक है, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट सिंपल है बेटा, कॉस्ट मीन्स द अमाउंट स्पेंड टू परचेज और प्रोड्यूस समथिंग, कोई सामान को खरीदने में या बनाने में जो खर्च लगता है उसको बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है, अ शॉपकीपर बाइज अ टेबल ऑफ 4000, द 4000 इज द कॉस्ट ऑफ द टेबल। ठीक है, सिंपल, दे आर 3 टाइप ऑफ कॉस्ट, ये आगे पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलो आगे देखें, इसे पूछता नहीं है ज़्यादा, लेकिन दिमाग में रखना होगा। अब आता है डिस्काउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के मिलेगा। ठीक है, 11 12 में पूरा डिस्काउंट भरा हुआ है। ठीक है, डिस्काउंट मतलब जो प्राइस में थोड़ा छूट मिलता है आपको। देयर 2 टाइप ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है तुम्हारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है बेटा, हम अपने एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। ठीक है, मान लो तुमने जो है एक सामान लेने के लिए गए, सामान था 10,000 रुपये का। ठीक है, पहले देख लो ट्रेड डिस्काउंट मतलब रिडक्शन गिव्स गिवन एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, जब हम सामान बेचते हैं ना, ठीक है, तब हम जो डिस्काउंट देते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो मार्केट प्राइस था बेटा 10,000 रुपये। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट चल रहा था 10%, तो सामान कितने मिल गया, 9,000 में मिल गया। ठीक है, उसी तरह कैश डिस्काउंट क्या होता है, मान लो एक भारी सामान तुमने खरीदा, बहुत मोटा अमाउंट का सामान खरीदा। ठीक है, तो दुकानदार ने बोला कि सर अगर अभी आप पेमेंट कर देते हो तो आपको हम 2% का डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, सो डिस्काउंट गिवन फॉर क्विक और अर्ली पेमेंट, याद रखना, अर्ली पेमेंट अगर होता है, जल्दी पेमेंट होता है, समय से पहले पेमेंट होता है, या उसी टाइम पेमेंट अगर हो जाता है, ठीक है, क्विक मतलब कि जब जब लगता है दुकानदार को कि अभी पेमेंट तो आएगा नहीं, लेकिन अब पेमेंट आने लगता है, उस केस में वो क्या करता है, कैश डिस्काउंट को अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल 5,000 का सामान था, ठीक है, अगर आप पेमेंट कर दोगे तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, एक होता है वाउचर। वाउचर क्या होता है बेटा, एक प्रूफ रखना पड़ेगा ना कि हाँ भाई हमने ट्रांजेक्शन किया, अपने बिजनेस के लिए सामान बेचा खरीदा, वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है ना उसको बोलते हैं वाउचर, जिसको आप कैश में भी बोलते हो, बिल भी बोलते हो। भाई सामान खरीदा बिल लेता है ना, ठीक है, बिल लेता है, उसी के बेस पर आपको आगे वारंटी वगैरह क्लेम करते हो। ठीक है, रिसीट होता है, उसी को बोलते हैं, इनवॉइस भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, समझ आया। तो इसी के साथ बेटा आज का जो क्लास है वो ख़त्म हुआ। एक बहुत छोटा सा क्लास इसके बाद आएगा, ठीक है, वो होगा 4th वीडियो। ठीक है, उसमें एकदम बचा कुचा जो भी बच गया वो सब बता दूँगी, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है, आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो दिमाग में लगेगा ना कहाँ फंस गया। इट्स बेटर टू स्टडी हार्ड। अगर आप कॉमर्स लिए हो तो आपको पढ़ना एकदम ज़ोरदार पड़ेगा ही पड़ेगा, समझा। चलो बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, स्टडी हार्ड, प्रैक्टिस करो, लिखो। ये सब मैंने बनाया ही इसलिए है, ठीक है, इतना मेहनत करके मैंने भी मेहनत किया। क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको इजी नोट्स मिले, साथ साथ आपको समझ में भी आ जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ो बेटा, नहीं पढ़ोगे तो लाइफ नहीं बनेगी, इतना कंपटीशन है। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।